नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ देंगे फ्रीडम फाइनेंशियल्स के सीईओ सुमित वैद। सुमित, स्वागत है शो में आपका। लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले हम आपको निवेश के एक ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अब तक गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ निवेश के लिए आप पैसे लगाते थे, लेकिन बाजार में अब ऐसा विकल्प भी खुल गया है जिसके तहत जरूरत पड़ने पर आप अपने सोने को फिजिकल गोल्ड में बदल पाएंगे। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का इस तरह का गोल्ड ईटीएफ बाजार में आज खुला है। क्या है इस ईटीएफ की बारीकियां, बता रही है नेहा आनंद। नेहा। बिल्कुल, देश का 13वां गोल्ड ईटीएफ आज लॉन्च हो चुका है। सोने में निवेश का जो बढ़ता क्रेज है उसे देखते हुए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड मोस्ट गोल्ड शेयर्स के नाम से एक गोल्ड ईटीएफ अपना लेकर आया है। एनएफओ आज से खुला है, 16 मार्च को बंद होगा और इसमें न्यूनतम निवेश के लिए आपको 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अब इसकी खास बात क्या है? दो बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। पहला फीचर तो ये है कि आप बाकी गोल्ड ईटीएफ में जब आपको ईटीएफ यूनिट को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है फिजिकल गोल्ड में, आपके पास कम से कम 1 किलो की ईटीएफ यूनिट्स होनी चाहिए तब्दील करने के लिए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कम से कम 10 ग्राम जो ईटीएफ यूनिट है उसको आप तब्दील कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो इसे काफ़ी लुक्रेटिव बनाता है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी जो गोल्ड ईटीएफ हैं उसमें ज़्यादातर जो डिलीवरी सेंटर है या गोल्ड कलेक्शन सेंटर आप कह सकते हैं, वो आमतौर पर मुंबई होता है। लेकिन इसमें सुविधा है मुंबई के अलावा 21 और शहरों की, यानी कि अवेलेबिलिटी और रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और इसके लिए इन्होंने आरएसबीएल के साथ करार किया है। तो ये है कुछ इसकी बारीकियां जो इस ईटीएफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। सुमित, अभी तक हम हमेशा बोलते आए हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक थोड़ा बहुत शेयर तो होना ही चाहिए। निवेश करने के ऑप्शंस भी हैं, गोल्ड ईटीएफ भी है बाजार में, फिजिकल गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं, साथ ही गोल्ड फंड्स भी बाजार में मौजूद हैं। तो ये नया फॉर्म है गोल्ड ईटीएफ का। इनफैक्ट बहुत पहले रिलायंस ने शुरू किया था जब वो फिजिकल गोल्ड आपको देते थे गोल्ड ईटीएफ में निवेश के बदले, लेकिन वो बंद कर दिया गया और लंबे गैप के बाद फाइनली मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने ऐसा ऑफर दिया है। कितना अच्छा रहेगा ये निवेशकों के लिए, क्या फायदे होंगे इसके? दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले, जैसे आपने बोला, गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि मोतीलाल का एक नया स्कीम निकल के आया है, और इसलिए भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि गोल्ड पिछले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। यूजुअली हम देखते हैं कि लास्ट एंड पे रैली के हम जैसे जो निवेशक हैं, आम आदमी है, वो आता है ये सोच के कि गोल्ड अब जी 27 से 28 हजार की रेंज में चल रहा है, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। गलत सोच है। एक अच्छा एसेट क्लास है, उसको देखिए, उसमें रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर 10% निकले तो काफी अच्छा है और प्रेडिक्टेबिलिटी है कि इतना रिटर्न निकलना चाहिए। दूसरी चीज इस पर्टिकुलर इशू की जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने जो गोल्ड कन्वर्जन रेशो है वो 10 ग्राम कर दिया है। सो ज्यादातर अगर हिंदुस्तान में हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट का लॉजिक देखें और ये लॉजिक अगर घर की लेडीज या जो घर की गृहिणी होती है उससे जाके पूछें कि क्या लॉजिक है, तो वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, कुछ नहीं होता, शादी में खप जाएगा। जी। तो उस पोजिशनिंग से इस पूरे ईटीएफ की पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती है। मेरा तो इनफैक्ट काफी लोगों को ये सजेशन रहेगा कि जो फिजिकल गोल्ड लेके रखते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज का गोल बनाएं। ये देखिए कि आपके घर में कितना सोना चाहिए होता है शादी में। मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे आधा किलो, हाफ केजी गोल्ड चाहिए, उसके हिसाब से एक्यूमुलेट कीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल में, और शादी से पहले जाके उसको कन्वर्ट करा के गोल्ड रख लीजिए। ना आपकी स्टोरेज कॉस्ट है, ना आपको कुछ और ध्यान रखना है। प्योरिटी अच्छी खासी है, मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा ब्रांड है, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है। बट जस्ट बिकॉज इसकी पोजीशनिंग है स्वाति ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और सारा पैसा अभी लगा के इसमें लगा दें, जो अमूमन भारतीयों का पिछला एक्सपीरियंस रह चुका है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से नया गोल्ड ईटीएफ, ये एनएफओ खुल रहा है आज से, मतलब मार्च 2 से, और बंद होगा मार्च 16 को। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। हेलो प्रिंस, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने आपको अपनी प्रोफाइल शेयर की थी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में, और मेरा सैलरी 10 लाख रुपए पर एनम है जी, और मैं मैरिड हूँ और मेरे पास एक बेबी गर्ल है 6 मंथ का, और मेरे पास एक टर्म प्लान है मैंने जो अभी लिया है एचडीएफसी का क्लिक प्रोटेक्ट 1 करोड़ रुपए का, एंड एक भारतीय एक्टा की पॉलिसी है जो मेरे पास 2008 से है 5 ईयर्स के लिए। अच्छा। that amount I'm accumulating for my sister marriage. Okay. And मेरा गोल है कि मैं
जैसे मैं आपका सीरियल लिख रहा हूँ, उस हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सेपरेट रख रहा हूँ। और मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया है इंश्योरेंस के रूप में, इंश्योर्ड कर लिया अपने को। और नाउ आई एम लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट यूजिंग म्यूचुअल फंड, यूजिंग SIP। अच्छा, तो मेरे को 15 इयर्स के हिसाब से अपनी डॉटर के एजुकेशन के लिए एक्यूमुलेट करना है अमाउंट, और आफ्टर 25 इयर्स मैरिज के लिए। ओके, ऑल राइट। और अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में निवेश एकदम ही नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किया है मैंने। ओके, ये अच्छा कि इन्होंने टर्म प्लान ले लिया है और 1 करोड़ का कवर भी है, तो अच्छा खासा कवर है। बाकी के लिए, बाकी की प्लानिंग के लिए आप चाहते हैं ये SIP के जरिए निवेश करें, बताइए क्या सलाह दें? कुछ फंड्स इन्होंने खुद भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं। काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है प्रिंस आपका, और आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। बहुत क्लैरिटी आपके सोच में, यूजुअली इतनी जल्दी क्लैरिटी होती नहीं है, और वो दिखता भी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजुअली बड़े क्लियर होते हैं इन सब मामलों में, और एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर साबित होते हैं। तो कंटिन्यू रखिए अपनी इस क्लैरिटी को। आपकी ये जो टर्म प्लान है उसमें आपने 1 करोड़ की लिए। हमारा सजेशन होगा अगले 1-2 साल में जब भी आपको मौका मिले इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, बिकॉज एक तो आपकी एज आपकी तरफ है, जितनी जल्दी लेंगे कॉस्ट उतनी कम आएगी आपके लिए। और जैसे आपने एक अच्छा काम किया कि ये टर्म प्लान ऑनलाइन डायरेक्ट लिया, और वो भी HDFC की, जो कि परफेक्ट एक टर्म प्लान है आजकल के टाइम पे। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया अपनी। प्रिंस आपका है? हाँ बताइए। एक्चुअली मेरा ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से है, विच इज 5 लाख, एंड मेरे पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कंपनी की तरफ से 15 लाख। तो इसीलिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस अभी नहीं लिया है, क्योंकि कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है 5 लाख का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नॉर्मली जॉब बहुत जल्दी स्विच भी करते हैं, बिल्कुल, उनके पास ऑफर्स बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो कंपनी की तरफ से 5 लाख का कवर दिया हुआ है, आप सलाह देंगे कि अलग से इंडिविजुअल प्लान भी ले? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट इस पॉइंट पे जरा थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना कोशिश करूंगा। काफी हद तक हम देख रहे हैं आजकल लोगों के पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है या जॉब में है, वो यूजुअली अपनी कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस पे रिलाई करते हैं स्वाति, जो कि मेरे हिसाब से काफी हद तक ठीक नहीं है। उनके पास एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बिकॉज कल इन्वायरमेंट चेंज हो सकती है, उनको कहीं छोटी एक कंपनी में नौकरी मिल सकती है, सडनली ऐसा हो कि आजकल ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, सडनली आपकी जॉब नहीं है आपके पास 6 महीने 1 साल के लिए, उस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपके पास एक मिनिमम कवर होना चाहिए जो आपका अपना हो, और जितना जल्दी लेंगे कॉस्ट उतनी कम होगी, और अपने फैमिली मेंबर्स के भी लीजिए। पॉइंट 1। दूसरी चीज जो आजकल हम अमूमन इग्नोर करते हैं वो है क्रिटिकल इलनेस कवर की। ये जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसको अलग से लीजिए प्लीज। इस बात को समझिए, जितने भी दर्शक समझ रहे हैं, हमने बहुत अपने करीबी रिश्तेदारों में देखा है स्वाति ऑफ लेट, कि सडनली अर्निंग मेंबर को एक कोई सीरियस इलनेस हो जाती है, जिस वजह से 5, 10, 20 लाख रुपए का भी खर्चा हो जाता है, और वो कवर्ड नहीं है। और अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस नहीं है तो ये आपको फाइनेंशियल गोल्स को पूरी तरह से पीछे ले जाएगी। क्रिटिकल इलनेस एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हर फैमिली के लिए होना चाहिए, स्पेशली अर्निंग मेंबर्स के लिए होना चाहिए, और इसको अलग से लीजिए। और कृपया करके 1 या 2 लाख का कवर ना लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास कम से कम 10 लाख का कवर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, अब इनके अगर गोल की बात करें क्विक। हाँ जी, इनका गोल है, इन्होंने बोला कि 25 लाख रुपए चाहिए 15 साल के बाद 2027 में। उसके लिए अगर ये मंथली SIP करेंगे 6,500 रुपए का, तो इनका ये गोल अचीव हो जाएगा। अच्छा। ये मंथली SIP 70% इक्विटी, 20% डेट और 10% गोल्ड में कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ एक अगर आप फंड देखें तो हम उनको सजेस्ट करेंगे ICICI फोकस ब्लू चिप, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी फंड। इन सब की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे हैं, और IDFC प्रीमियर इक्विटी और स्टर्लिंग इक्विटी करके उनके 2 फंड है, उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना मैरिज गोल के बारे में बोला है कि 2037 में उनको कुछ पैसा चाहिए। उसके लिए अगर वो 5,500 रुपए का SIP शुरू करेंगे तो उसको अचीव कर सकते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी फंड देख सकते हैं, बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं, रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड है, अब तो मोतीलाल ओसवाल का भी नया ETF आया है। हाँ, इसके अंदर देखते हैं, मगर ETF में SIP करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको आप थोड़ा जरा इसको स्टडी कर सकते हैं। मगर एक बात है कि SIP एक इंपॉर्टेंट चीज है, और आपकी जो फंड चॉइस आपकी है काफी अच्छी है, आप उसको यूज कीजिए। चलिए, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब हम जरूर देंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं फ्रीडम फाइनेंशियल के सुमित वैद। अगला सवाल लेते हैं, तेजस हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से फोन लाइन पर। तेजस नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार श्वेता जी। स्वाति। हाँ सॉरी, स्वाति जी। जी, सवाल पूछिए।
अच्छा, बेसिकली मुझे SIP के लिए जानना था। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा मंथली सेविंग तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए है। अच्छा। तो मुझे ये जानना था कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से होंगे SIP के लिए, एंड इस तरह मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मुझे फ्यूचर में मेरे चिल्ड्रंस को सबसे अच्छा बेनिफिट मिल सके। आप फैमिली शुरू करने का प्लान कर रहे हैं 1 साल में, राइट तेजस? यस। ओके, अभी तक आपका कोई टर्म प्लान वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं जी, अभी तक मेरा कोई ऐसा टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास तकरीबन 7 लाख रुपए का सेविंग है आज की तारीख में, जो सेविंग अकाउंट और FD के तौर पे पड़ा है। ओके, और कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपकी वाइफ को छोड़ के? आपकी फैमिली में और कौन कौन है? नहीं, जस्ट मैं और मेरी वाइफ है। और आपके पेरेंट्स कहाँ पर है? वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं नहीं जी, वो नहीं है। ऑलराइट। इनकी मतलब अभी तक गोल भी नहीं है कुछ क्लियर। सैलरी ठीक है, खर्चे भी ठीक ठाक है, सेविंग 8,000 तक हो जाती है इनकी, लेकिन एकदम कहते हैं ना बेस से शुरू करना है, कुछ भी नहीं किया अभी तक इनफैक्ट। तो तेजस जी, एक बात बताइए, आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए क्यों पड़े हैं? एक्चुअली ये मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिला है। अभी अभी मिला है या पहले बहुत टाइम से हो गया आपका? जस्ट अभी मिला, 1 महीने हुआ है। हाँ, मतलब आप सेविंग बैंक में एक चीज का थंब रूल बना के रखिए कि कभी भी इतना पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास जैसे ऐसा कुछ पैसा आए जिसको कि आपको जरूरत नहीं है, उसकी या तो आप FD कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, या आप उसको किसी लिक्विड फंड या ऐसी जगह पे डाल दीजिए जिसमें रिटर्न आपके अच्छे आए। बिकॉज सेविंग बैंक में मिनिमम बैलेंस पे रिटर्न मिलता है जो काफी हद तक अच्छा नहीं है। सेविंग इज नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, अलग 2 चीजें हैं। आपके प्लान पे वापस आते हैं। आपका जो गोल है वो अभी हमें क्लियर नहीं है तेजस जी, कि किस चीज के लिए आप SIP करना चाहते हैं। सबसे पहला, कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त हमें ये देखना है कि हमारा गोल क्या है। तो आपका क्या गोल है जो आप करना चाहते हैं? ऑनेस्टली अभी ऐसा कोई गोल मैंने सोचा नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा मैं ऑप्शन चूज करूँ ताकि मेरे फ्यूचर में जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फैमिली के लिए, तो आई कैन प्रोवाइड देम द बेस्ट एजुकेशन और सपोर्ट। चलिए, तो हम आपके लिए अब क्या करते हैं, जल्दी से एक गोल बनाते हैं फैमिली चिल्ड्रन एजुकेशन का। मान लीजिए कि आपकी फैमिली शुरू होगी अगले 2 साल में, ठीक है? और 15 साल के टाइम, जब आपका बच्चा बड़ा होगा 15 साल का, उस टाइम पे आपको कुछ एक पैसा चाहिए होगा। तो आपके हिसाब से कितना पैसा चाहिए हो सकता है उस टाइम तक एजुकेशन के लिए? आज के लिए अगर इंजीनियरिंग कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा आपको? तकरीबन 20-25 लाख लगेगा। चलिए 20 लाख रुपए लेते हैं आज की कॉस्ट में। 15 साल बाद अगर हम 20 लाख को इन्फ्लेशन लगाएं, मेरे हिसाब से ये अमाउंट आपका मिनिमम से मिनिमम 50 लाख रुपए हो जाएगा। कैलकुलेट नहीं किया है तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं आगे पीछे हूं जरा इसका, मगर आपको क्या प्लान करना पड़ेगा कि अगले 15 साल में, 15 + 2 अगले 17 साल में आपके पास 50 लाख रुपए रेडी होनी चाहिए आपके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। और उसके अंदर SIP को फिर फिट कीजिए। सो हमारी गुजारिश आपसे ये होगी कि आप बैठिए अपनी वाइफ के साथ, सोचिए क्या आपके गोल हैं, उन गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, वापस इसी प्रोग्राम में अपना क्वेश्चन डिटेल तरह से लिखिए, हम उसकी अच्छी तरह से आपको जवाब देंगे और टीवी पे भी आपको एड्रेस करेंगे। तो तेजस, एक बार फिर से गोल बनाइए, थोड़ा वक्त दीजिए अपने पूरे इस प्लानिंग को, सोचिए क्या चाहते हैं आप आगे, उसके हिसाब से अगर आप एक बार गोल बना लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा आपको बताना कि कितने पैसे अगर आप निवेश करें तो अपने गोल को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब हम जरूर देंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और इस पे हमारा साथ दे रहे हैं फ्रीडम फाइनेंशियल के सुमीत वैद। अगला सवाल लेते हैं, शिवराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोलापुर से। शिवराज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी। वो मैंने पोर्टफोलियो में जो बजाज अलायंस का दिखा है ना जी। शिवराज, आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, ये बताइए कि आपके पास जो कवर है पूरा मिला के वो कितना है? वो तो मैडम 3-4 लाख तक होगा वो बस। और आप अकेले कमाने वाले हैं घर में, कोई और मेंबर कमाता है? नहीं, मैं अकेला ही कमा रहा हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। क्या सैलरी है आपकी? 40,000 है अराउंड। और घर में कौन कौन है? घर में मेरे पिताजी, माताजी, एक सिस्टर है। अभी लड़का CS पढ़ रहा है फाइनल में। तो सबका खर्चा आप ही उठा रहे हैं फिलहाल? यस। ओके सुमित, क्विकली यहाँ बताइए, सिर्फ 3, 4, 5 लाख का कवर इनके पास होगा हार्डली?
आपकी एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है शिवराज जी, सबसे पहले जाके आपको काम करना है कि अपने लिए एक अच्छा टर्म प्लान लीजिए, मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ का। इससे कम आपकी फैमिली के लिए सूटेबल ही नहीं है, बिकॉज आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दूसरा, आप अपनी यूलिप की अगर इन्वेस्टमेंट्स को देखें जो आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्वाति मैं ब्रॉडली कैलकुलेट कर रहा था, आई थिंक इनका तकरीबन साल में लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम जा रहा है और उसमें से इंश्योरेंस कवर सिर्फ 4 लाख रुपए का। ये टिपिकल प्रॉब्लम है हम हिंदुस्तानियों में, हम सबसे कम इंश्योरेंस करते हैं और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें हैं। मेरा शिवराज जी को कुछ और एडवाइस नहीं रहेगा, सबसे पहले अभी जाके आप टर्म प्लान लीजिए, उसके बाद अपनी इंश्योरेंस की पोर्टफोलियो को एनालाइज करा के कीजिए, किसको रोक सकते हैं किसको नहीं, डिपेंडिंग ऑन की कॉस्ट किस में ज्यादा है। एक तो इनके मेल में इन्होंने लिखा था कि इनके ब्रोकर ने सलाह दी है कि 3-3 साल प्रीमियम भरिए और फिर मत भरिए। अगर आप पॉलिसी ले भी रहे हैं तो ये सलाह मुझे लगता है एकदम सही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे मैंने बोला, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें हैं। सबसे पहले आप इंश्योरेंस का कवर लीजिए और उसके अंदर भी आपका ये प्लान कि मैं इतने साल अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम भरूंगा उसके बाद नहीं भरूंगा, ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। गोल्स के साथ इसको फिट कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स करनी है आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, सबसे पहले टर्म प्लान लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है आपने इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी भी है, एंडोमेंट प्लान की तरफ ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर देखना है। मुझे तो बहुत ही एलर्जी है किसी भी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से, हर बार मैं इस टीवी प्रोग्राम में आके बोलता हूं, बट इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। शिवराज जी, टर्म प्लान जरूर लीजिए और खासकर अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो अभी जाके लीजिए। और इनके पास जो इनके पोर्टफोलियो में फंड है सुमित, मैक्सिमम SBI मैग्नम, 3-4 फंड्स SBI मैग्नम के इनके पास दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसने सलाह दी है, क्या सलाह देंगे आप इन्हें फिलहाल इस पूरे पोर्टफोलियो पे, सिर्फ अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो? इस पोर्टफोलियो में से मेरी एक सलाह रहेगी कि SBI मैग्नम फंड इक्विटी जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू कीजिए। ग्लोबल फंड के मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं क्या फंड है ये, कभी ज्यादा हमने इनको ट्रैक नहीं किया, बट लगता है कि इंटरनेशनल फंड निकली है उससे। इक्विटी फंड ग्रोथ रह सकते हैं बिकॉज ऊपर वाला और ये नंबर 1 और नंबर 3 सेम ही है उनका स्कीम। SBI मैग्नम टैक्स गेन ये डिपेंड करता है, अभी 2008 में आए हैं तो इनको 3 साल हो चुके हैं तो निकल सकते हैं, बट डिसेंट परफॉर्मेंस है इस फंड की। रिलायंस गोल्ड फंड और SBI गोल्ड फंड, इसमें से SBI गोल्ड फंड से निकल के रिलायंस गोल्ड फंड में रहिए, एक फंड में रहना। और कॉन्सेंट्रेशन जो है एक AMC में मत रखिए, आपका एक SBI में है, एक आप SBI रख सकते हैं, उसके साथ आपको IDFC म्यूचुअल फंड की IDFC प्रीमियर इक्विटी, DSP ब्लैक रॉक के कुछ एक अच्छे फंड हैं, बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड है, इन सब अच्छे फंड्स के अंदर आपको जाइए और डाइवर्सिफाई कीजिए। और शिवराज जी, आपके पास जो पॉलिसीज हैं, आप टर्म प्लान तो जरूर लीजिए, उसके अलावा जितनी भी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पॉलिसीज आपके पास हैं, उसमें एक LIC मार्केट प्लस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी प्लान्स है आप उस पर चेक कीजिए कि मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, 5 साल है, 3 साल है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए कि आपको बंद करना है कि नहीं करना है। अगर आप देख रहे हैं कि 3 साल या 5 साल पूरे हो चुके हैं और आप मुनाफे में, आपका जो फंड वैल्यू है वो बेटर है, आप जितना प्रीमियम पे किया उससे उसके बराबर है, उससे ज्यादा है, तो आप निकल लीजिए, वहां से पैसे निकाल के आप किसी अच्छे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाइए। फिर से हम बोल रहे हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड को आप अलग अलग रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो सवाल आप ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो अपना सवाल फेसबुक के योर मनी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं।